हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड की बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 7वां पाठ सिक्का बदल गया का फुल एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक का जो 7वां पाठ है सिक्का बदल गया, उसी का मैं आज बिल्कुल अच्छे से व्याख्या करने वाला हूँ। और अगर आपको इस पाठ के अलावा हिंदी दिगंत भाग 1 के इस बुक के किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी तरह की वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसलिए एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिक्का बदल गया पाठ की जो लेखिका थी वो कृष्णा सोबती जी थी। तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के लेखिका जी के बारे में पढ़ाता हूँ, क्योंकि लेखिका से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था और इनकी कौन कौन से इनको सम्मान मिले थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो सबसे पहले मैं आपको इस लेखिका के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये कहानी पढ़ाऊंगा सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया जो एक कहानी है, ये भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसके बीच मध्यस्थ स्थान में जो लोग थे उसके बीच की एक पीड़ादायक ये कहानी है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बिल्कुल लास्ट तक इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगा और ये कहानी पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेखिका के बारे में पढ़ाता हूँ। ये थे कृष्णा सोबती जी, मैंने इनका इमेज भी ऐड कर दिया। कृष्णा सोबती जी ऐसी दिखती थी। तो सबसे पहले मैं आपको लेखिका के बारे में पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर हम पाठ शुरू करेंगे। कृष्णा सोबती का जो जन्म हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात पश्चिमी पंजाब में हुआ था। मतलब पश्चिमी पंजाब के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। मतलब ये जो हिस्सा है अब ये भारत के अंतर्गत नहीं है, अब ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। वृत्ति का मतलब होता है ये कार्य क्या करते थे, ये स्वतंत्र लेखन का कार्य करते थे, क्योंकि ये एक लेखिका थी। सांप्रतिक निर्वाह जो थी, मतलब ये सांप्रतिक निर्वाह जो करती थी वो नई दिल्ली में रहती थी। इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे? तो इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता मिली थी और बिहार का राजेंद्र शिखर सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या थी? प्रमुख कृतियाँ का मतलब होता है इन्होंने किन किन चीज़ों की रचना की थी। यारों के यार, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, उपन्यास, ये सभी इनके उपन्यास थे। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे, ये सभी के सभी इनके कहानी संग्रह वाले रचना थे। हम हसमत शब्द के आलोक में, ये सभी इनके शब्द चित्र और संस्मरण थे। मतलब इन्होंने इन चीज़ों की रचना की थी, ये इनकी कृतियाँ थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो दिलो दानिश उपन्यास है इसकी लेखिका कौन थी? तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो लेखिका थी वो कृष्णा सोबती थी। तो इसी तरह से आपको सभी को याद रखना है, एक बार इसको दोबारा पढ़ लेना है पीडीएफ में। स्वतंत्रता के बाद के हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती एक बड़े समर्थ कद्दावर रचनाकार का नाम है। कृष्णा एक महिला कथाकार है। मैंने पहले ही बता दिया कि कृष्णा सोबती जी जो है वो एक लेखिका है, मतलब एक महिला है। तो कृष्णा एक महिला कथाकार है, किंतु उनका कथाकार व्यक्तित्व महिला होने की किसी रियायत का खासियत पर जिंदा नहीं। उनके कथा साहित्य की आधारभूत शक्ति, सामर्थ्य और वैशिष्ट्य उनके महिला होने पर मुनहसर नहीं। उनके स्रोत और जड़ें उनके विशाल जीवन अनुभव, कल्पनाशील कथा प्रतिभा, भाषा सामर्थ्य, कलात्मक अंतर्दृष्टि और मनस्वी बौद्धिकता में है। कृष्णा सोबती में अथक और अप्रतिहत नैतिक साहस और मानसिक स्वतंत्रता की आध्यात्मिक शक्ति है। मतलब इन लाइनों के जरिए सिर्फ आपको इतना समझाया जा रहा है कि कृष्णा सोबती जो थी वो एक लेखिका थी, और लेखिका होने पर मतलब महिला होने पर उनको इस बात की खासियत पर वह जिंदा नहीं है कि वह महिला थी। उनके कथा साहित्य की आधारभूत शक्ति और सामर्थ्य इतना अधिक थी कि वो महिला होने पर मुनहसर नहीं। उनके स्रोत, जड़े और विशाल उनका जो जीवन अनुभव था वो उनकी कल्पनाशील कथा प्रतिभा, भाषा सामर्थ्य और कलात्मक अंतर्दृष्टि से मनस्वी बौद्धिकता में। जो कृष्णा सोबती जी थी वो महिला थी, इसलिए वो इतना अधिक फेमस नहीं है। वो पुरुषों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर उसके अंतर्गत वैसा टैलेंट था, इसी कारण वो इतना अधिक प्रसिद्ध हुई। यही इन लाइनों के जरिए बताया जा रहा है। कृष्णा सोबती में अथक और अप्रतिहत नैतिक साहस और मानसिक स्वतंत्रता की आध्यात्मिक शक्ति है। यह शक्ति सामर्थ्य उनके लेखक को कभी पुराना नहीं पड़ने देती।
नित्य नई ताजगी और उत्साह के साथ वे अपने पुराने नए अनुभव को भीतर से कोई सूत्र, कोई सिरा उठाकर एक अपूर्व कृति पेश कर देती है। प्रकृति, समाज, परिवेश और व्यक्तियों के साथ उनके संबंध नित गए हैं और इसी ताकत के सहारे वे समय के साथ हम कदम बनी रहती है। कृष्णा में परिवेश और मानव चरित्रों की अंतर्मन में बैठने तथा मानव संबंधों के नए नए रूपों, भंगिमाओं को समझने और उनके मर्म को जज्ब करने की अद्भुत सामर्थ्य है। उन्होंने हिंदी कथा को कई अविस्मरणीय चरित्र दिए, मतलब उन्होंने ऐसी कथाओं की रचना की है जो कि अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय का मतलब है जो भूलने न योग्य है, मतलब जिसको भूला नहीं जा सकता। उन्होंने ऐसी ऐसी कथाओं की रचना की है। कृष्णा सोबती की कथा भाषा वैविध्यपूर्ण या बहुरूपा है। उसमें संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और अन्य देशज विरासतों का ऐसा गोल है जो एक दिलचस्प रंगत लिए उभरता है। मतलब कृष्णा सोबती जी जो कथाओं का निर्माण करती थी, जो कहानी लिखती थी, वो अलग अलग भाषाओं में करती थी, वैविध्यपूर्ण भाषाओं में करती थी। उसमें संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और अन्य देशज विरासतों का ऐसा गोल है, मतलब अन्य ऐसा देशज भाषाओं का गोल है कि वह भाषा उसको एक दिलचस्प रंगत के लिए उभरता है। और ये जो आप सिक्का बदल गया, इसमें भी आप थोड़ा सा पंजाबी, थोड़ा सा हिंदी, मतलब 3-4 भाषाओं, उर्दू, 3-4 भाषाओं के मेल से ये बना हुआ चैप्टर है। इसलिए आपको ये पाठ समझने में थोड़ा सा कठिनाई अनुभव होगा जब आप इसको स्वयं पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको एक एक अर्थ का, एक एक शब्द का, जो उर्दू में हो या फिर पंजाबी में, उसका हिंदी अर्थ समझाते हुए चलूँगा, जिससे आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो यही कहा जा रहा है कि उनकी भाषाएं अलग अलग, उनकी जो कथा होती थी वो अलग अलग भाषाएं में होती थी और वही एक ऐसा घोल था जो दिलचस्प रंगत के लिए उभरता है। परिवेश, परिस्थिति और चरित्रकों के मुताबिक वे अपनी भाषा को एक संयत और कलात्मक रूप देती हैं, जिससे किताब से बाहर असली जिंदगी का हम लोगों को आभास होता है। इनकी कहानियों को पढ़कर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को किताब में नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब लगता ऐसा है कि वो चीज़ें हमारे सामने हो रही है, हमारे माइंड में उसका फिगर बनता है और हम उस चीज़ को इमेजिन कर पाते हैं, उस कल्पना के अनुरूप में हम उस कहानी को अच्छे से समझ पाते हैं। कृष्णा सोबती के पास भारत विभाजन का दर्द भरा निजी अनुभव है, जिसे हम उनके कथा साहित्य में एक त्रासदी के रूप में उपस्थित पाते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही रूप में। कहना न होगा, यह हमारी राष्ट्रीय त्रासदी है जिसकी स्मृति लोकमानस में अमिट है। यह प्रस्तुत कहानी सिक्का बदल गया भारत विभाजन की इसी पीड़ा भरी पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है और हिंदी की यह एक प्रसिद्ध कहानी है। मतलब जो कृष्णा सोबती जी थी, उन्होंने भारत विभाजन को अपने प्रत्यक्ष रूप में अपनी आंखों से देखा था और उसी त्रासदी को वह, जो लोगों के स्मृति मानस में अभी तक नहीं मिटा है, जो कि बिल्कुल ही अमिट है, उसको वह इस प्रस्तुत कहानी सिक्का बदल गया की कहानी से उसी भारत विभाजन को बताना चाहती है। तो कहानी का नाम क्या है? सिक्का बदल गया, और ये बस आगे स्टार्ट होने वाला है। कहानी में विभाजित भारत के उस हिस्से जो कि पाकिस्तान आज वर्तमान में बन गया है कि रहने वाली साहनी अपनी दुख भरी स्मृतियाँ, संबंध, खेत, हवेली और जैसे अपने पूरी जिंदगी के छोड़ शरणार्थी होकर इस पार आती है, क्योंकि सिक्का बदल चुका है, मुल्क जो है वो बट गया है, निजाम बदल गया है। इस दारुण यथा अर्थ के आगे हिंदू और मुसलमान होना सचमुच कितना सतही और तुच्छ लगता है। कहानी एक साथ कई कोनों से सोचने और महसूस करने के लिए हमारे आगे बहुत कुछ रख देती है। ये कुछ लाइनें जो है कृष्णा सोबती जी ने लिखी हैं, उन लाइनों को आप समझिए। विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं जो संघर्ष के बाद किसी एक देश के विभाजन और नए देश के जन्म का कारण भी बनी हो, उनके राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण के बिना ही एक तरफा दोषारोपण करना भोलापन ही होगा। यह कहना है कि यह दल अथवा वह दल, समुदाय, जाति, संप्रदाय ऐसा करने का गुनाहगार है, हिस्सा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में से लुप्त होते हुए सिर्फ एक समुदाय विशेष को अपराधी करार देना न राजनैतिक विश्लेषण होगा और न ही साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक विभाजन ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन और याद रखना खतरनाक होता है। मतलब जब उस समय दोनों देशों का बीच बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो उसमें कुछ ऐसा स्थान था जहाँ पर बार बार मारकूट हो रही थी। वहाँ दल, समुदाय और जाति संप्रदाय में ऐसी विरोध बढ़ रहे थे, जिस ऐतिहासिक विघटना की जो मानवीय स्मृति है, अगर उसे भूलना चाहें तो वह भूलना तो नामुमकिन है, और अगर उसको याद रखना चाहें तो वह याद रखना बिल्कुल ही खतरनाक है। लिखते हुए मेरे लेखक की मनस्थिति किसी भी हालत में अंदर और बाहर दोनों को भरसक समेटकर लिखने की होती है। लेखक के रूप में मैं रचना पर अपना एक छत्र अधिकार नहीं मानती। लेखक जैसे चाहे उससे खेले, पात्रों के खेल को अपनी मनचाही दिशा में मोड़े, यह वीटो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। लिखते वक्त लेखन का
ध्यान अपनी ओर नहीं पात्रों पर उभरते पाठ पर केंद्रित होता है। कृष्णा सोबती जी कहती है कि वह पाठ का निर्माण इस तरह से करती है कि जब आप पाठ को पढ़िएगा तो आपका ध्यान लेखिका की तरफ मतलब कृष्णा सोबती की तरफ नहीं होगा, आपका जो ध्यान है वो उस पाठ पर उपरथित पात्रों पर होगा, उस पाठ में उभरते पाठों पे केंद्रित होगा। मतलब उस पाठ में जो पात्र होंगे, उनमें जो कैरेक्टर होंगे, उस पर आपका ध्यान जाएगा। और ये सोबती वैद संवाद जो लिखा है कृष्णा सोबती जी ने, तो ये कुछ संवाद से रिलेटेड लाइन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया लेखिका के बारे में, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है और हमारे पाठ का नाम है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया है मतलब कि अब मेरी चलने वाली नहीं है, अब जो सिक्का है वो मेरे हाथ से बदल गया है, अब हमारे पलड़े में सिक्का नहीं है। ये इसका थोड़ा सा अर्थ मैंने आपको समझा दिया। इसमें जब पाकिस्तान का हिस्सा बनता है तो पाकिस्तान के हिस्से बनने से जो वहाँ लोगों को पीड़ा होती है, क्योंकि या तो उनको धर्म चेंज करने के लिए कहा जाता है कि या तो आप मुस्लिम बन जाइए तभी आप उस जगह पे रह सकते हैं, और अगर आपको हिंदू बनकर ही आगे का जीवन व्यतीत करना है तो आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर भारत की तरफ आ जाते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बताई थी, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। और इस कहानी में ऐसे ही आगे घटनाओं को आप पढ़िएगा तो ये कहानी पढ़ने में आपको थोड़ा सा लगेगा अलग टाइप का, क्योंकि इसमें लैंग्वेज 2-3 भाषाओं का यूज किया गया है, 2-3 लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। बस आपको करना यही है कि इस क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है, मेरी सभी बातों को ध्यान केंद्रित करके सुनते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में मैं आपको ये पाठ बिल्कुल अच्छे से समझा दूँ और इससे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो हमारे पाठ का नाम है सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पों फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। खद्दर जो होता है वो एक कपड़े का नाम होता है। तो खादर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए इस कहानी की मुख्य पात्रिका जो है वो साहनी है। इनके पति का नाम शाहजी होता है। इनका एक बेटा होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, और इनके जो पति होते हैं शाहजी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये एक लड़के को पालती है जिसका एक शेरा नाम होता है, और उसकी माता जो होती है उसकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए शेरे को पालता है। और शेरे की शादी करवाकर उसकी पत्नी के साथ मतलब अपनी बहू के साथ यह रहती है। तो आगे आप सब कुछ समझिएगा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्रिका थी वो साहनी थी। साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची, दरिया का मतलब होता है नदी। साहनी जब नदी के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। पो फट रही थी कि मतलब है आसमान में जो सूर्य देव है वो उगते आ रहे थे, मतलब सूर्योदय हो रहा था। इसको अगर शुद्ध हिंदी में आप समझिए तो इसका मतलब है सूर्योदय हो रहा था। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहनी जब नदी के किनारे पहुंची तो सूर्योदय हो रहा था। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो आसमान पे लालिमा फैलती है। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली, मतलब नदी में चली गई। अंजलि भरकर, अंजलि का मतलब होता है दोनों हाथों को जोड़कर पानी जो लिया जाता है उसी को कहा जाता है अंजलि। अंजलि भरकर सूर्य देवता को उन्होंने नमस्कार किया और अपनी नींद भरी आंखों पर छींटे दिए और फिर पानी से लिपट गई। तो इसी तरह से मैं आपको एक एक शब्दों का अर्थ समझाते हुए चलूँगा। बस इस क्लास को आप ध्यान से सुनते हुए और समझते हुए चलिएगा। चनाब का पानी आज पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। दूर कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। मतलब जो इस पाठ की मुख्य पात्रिका साहनी है, जब वह पानी में जाती है, अंजलि भर को सूर्य देवता को नमस्कार करती है और उसके बाद पानी में लिपट जाती है, मतलब कि उस नदी में उस पानी में नहाने लगती है। और उसके बाद वह सोचती है कि दूर कश्मीर की पहाड़ियों से ये बर्फ़ पिघल रही है। उछल उछल कर जो पानी के भंवरे हैं, जो लहरें हैं, वे एक दूसरे को चूम रहे हैं। भंवरे टकरा कर कगार से गिर रहे हैं। और दूर दूर तक जो बिछी रेत है वो न जाने आज उसको खामोश क्यों लगती थी, खामोश। साहनी ने नहाकर कपड़े पहने और इधर उधर देखा। उसको कहीं किसी की परछाई तक न दिखी, पर नीचे रेत में उसको अनगिनत पांवों के निशान दिखे और इसको देखकर वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्वता में न जाने
क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। मतलब है लगभग 50 वर्षों से इसी तरह से रोज़ यहाँ आकर नहाया करती थी, स्नान करती थी। कितना लंबा अरसा है, अरसा का मतलब होता है समय, कितना लंबा समय है। साहनी सोचती है एक दिन इसी दरिया के किनारे, एक दिन इसी नदी के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज साहजी नहीं, वह उसका पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। मतलब वह आज सिर्फ और सिर्फ अकेली है। पहले उनके पति जी थे साहजी, लेकिन अब साहजी भी नहीं है, उनका पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं है, आज वह अकेली है। और साहजी मतलब उनके पति की वह लंबी चौड़ी हवेली में अकेली ही है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे, अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा है उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होकर घर की राह ली। मतलब वह सोचने लगी अपने पति के बारे में, अपने बेटे के बारे में कि अभी उसके साथ कोई नहीं है। उनके पति का जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हवेली है उसमें अब वह अकेली है। तो वह इन बातों को सोचती है और फिर वह सोचती है कि मैं सुबह सुबह ये क्या सोच रही हूँ, अभी भी दुनियादारी से उसका मन नहीं फिरा है। फिर साहनी क्या करती है, लंबी सांस भरती है और श्री राम करते, बाजरा जो होता है वो एक तरह का खेती होता है। ये राजस्थान और हरियाणा तरफ ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। तो बाजरा की रोटी वहाँ के लोग खाते हैं, बाजरा की रोटी आपने भी ज़रूर खाई होगी। तो बाजरा एक तरह का फसल होता है, बस आप इतना समझिए। तो बाजरे की खेती से होती वह घर की ओर राह ली। पंजाब साइड बाजरे की खेती अधिक होती है और ये पंजाब का ही दृश्य है। तो कहीं कहीं लीपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। जो लीपा पुता आंगन हुआ करता था, पहले के जो आंगन हुआ करते थे वो मिट्टी के हुआ करते थे, और मिट्टी से लोथ पोत कर दिया जाता था, मतलब लीप पूत दिया किया जाता था, और उन आंगनों से धुआं उठ रहा था। उसके आगे टन टन बैलों की घंटियाँ बज उठती है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा, ये साहजी की ही आसामियाँ हैं। साहनी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। मतलब है सोचती है कि ये जो इतना ज़्यादा ज़मीन है, ये इतना ज़्यादा जो फसल है, ये जो फसल सोना उगलती है, वो सब कुछ उसका ही तो है, क्योंकि उसके जो पति साहजी थे उसी ने तो ये सब कुछ बनाया था। और वह कुएं की ओर बढ़कर फिर आवाज़ देती है, शेरे शेरे हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है। जब वह शेरे शेरे बोलती है साहनी, तो शेरा जो होता है वो साहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा गया, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। मतलब जो शेरा था उसकी जो माता थी, उसकी माता का नाम था जैना। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब पूछा जा सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। शेरा जो था वो साहनी का अपना पुत्र नहीं था, उसका जो अपना पढ़ा लिखा पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके पति साहजी भी चल बसे थे, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई थी। जो शेरा था उसकी अपनी माँ का नाम था जैना। जैना के मरने के बाद उस शेरे को पाल पोस कर बड़ा किया था साहनी ने, इसीलिए साहनी के घर में वो रहा करता था। तो जैसे ही वह कुएं की ओर आगे बढ़ी और शेरे शेरे और उसकी पत्नी का नाम हसैना हसैना चिल्लाने लगी, तो जैसे ही शेरा ने उसकी आवाज़ को सुना तो शेरा साहनी का आवाज़ को पहचान गया। और वह न कैसे पहचानेगा, क्योंकि उसकी माता के मरने के बाद साहनी के पास ही तो वह पलकर बड़ा हुआ है। अपने पास बड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, एह सैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि साहनी की उस ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूचकियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर अपना क्रोध निकाले, साहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, रब तैनू मौत दे। वो कहता है, साहनी को चीख कर बोलता है, अपना गुस्सा उतारता है कि ए मर गई, रब तैनू मौत दे, रब तुझे मार दे। ये एक पंजाबी भाषा का लाइन है। तो वह सोचता है कि जो ऊंची हवेली साहनी की है, उस कोठरी में जो पड़ा हुआ सोना चांदी है, वो संदूकचियों को उठाकर भागना चाहता है। तो लेकिन वह आगे क्या सोचता है वो आप आगे समझिए। वो हुक्का पी रहा था उस समय जब उसकी जो साहनी माता है वो जब उसको पुकारती है, हसैना आटे वाली कनाली ए को रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई या क्यों छावले, मतलब सुबह सुबह वो बोलती है कि ऐसे क्यों बोल रही हैं। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी,
प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। मतलब जब शेरा और उसकी पत्नी हसैना लड़ने लगती है और जब साहनी पास में आ जाती है तब वह कहती है कि अब यह लड़ने का थोड़ी वक्त है। वह प्यार से बोलती है, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह तो पागल है। वह शेरा के लिए ऐसा शब्द कहती है साहनी कि वह तो पागल है, तू अपना ही जिगरा कर लिया कर, मतलब तू अपने ही दिल को संभाल लिया कर, उससे लड़ाई मत किया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है, कभी शेरे से पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा और हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। फिर वह कहती है उसकी प्रशंसा करते हुए हसैना की, मुझे तो इस लड़के से ज़्यादा तू प्यारी है, मुझे तो लड़के से ज़्यादा बहू प्यारी है। फिर वो कहती है शेरे, तो फिर शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। पहले यहाँ शेरनी नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ साहनी होना चाहिए था। तो जब शेरे को वह पुकारती है कि शेरे, तो शेरे पूछता है, हाँ साहनी। तो वह कहती है कि मालूम होता है रात को कुलवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर और घबराकर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में हसैना की ओर देखा और वह हल्के से हंस पड़ी। मतलब जब वह अपने बेटे शेरे को कहती है कि अगर साहजी होते तो इस बीच कुछ ना कुछ बीच बचाव जरूर करते, और जब वह अपने पति के बारे में सोचती है, साहजी के बारे में सोचती है, तो उसको याद आता है कि साहजी को पिछुड़े कई साल बीत गए, लेकिन फिर भी उनकी कुछ स्मृतियाँ, उनकी कुछ यादें उनके मन में आज भी थी। जो आंसुओं के रोकने के प्रयत्न में वह हसैना की ओर देखती है और हल्के से हंस पड़ती है। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कर रही है साहनी आज साहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होकर रहेगा क्यों न हो। मतलब ये बंटवारा की बात हो रही है कि वो कहती है साहनी कि अगर इस समय उसके पति साहजी होते तो वह इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच इस बंटवारे को न होने देते, वे कुछ न कुछ बीच बचाव जरूर करते। लेकिन उसका जो शेरा बेटा है वो कहता है कि क्या सोच रही है साहनी आज, क्या सोच रही है आज, अगर साहजी भी होते तो वे कुछ नहीं कर सकते। साहजी क्या, अगर कोई भी होता तो इसके बीच कोई कुछ नहीं कर सकता था, वह ऐसा सोचता है शेरा। यह होकर रहेगा क्यों न हो। हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आंख शेरे की आंखों में उतर गई। गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। शेरा जो था वो इन पिछले दिनों में करीब 30-40 व्यक्तियों की हत्या कर चुका था, कत्ल कर चुका था। पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खाकर वह हवेली में पड़ा रहता था। मतलब अब शेरे को भी प्राचीन समय की स्मृतियां याद आने लगी, उसको भी पहले समय की बातें याद आने लगी। वह सोचता है कि वह सर्दी की रात में कभी कभी साहजी, मतलब साहनी के पति की डांट सुनकर हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। मतलब जब सर्दियों की रात में शेरा को, जब वह छोटा था तो प्राचीन समय में, पहले के समय में वो याद करता है कि जब साहजी उसको डांटता था तो वह मतलब आराम से अंधेरे में चला जाता था, तो फिर लालटेन की रोशनी में जो साहनी है वह लेकर लालटेन की रोशनी लेकर आती थी और ममता भरे स्वर के साथ दूध का कटोरा थामे हुए शेरे को कहती थी कि शेरे उठ पी ले इस दूध को। शेरे ने साहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शेरा जो है वो विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। साहजी की बात साहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा। मतलब साहजी के प्रति उसके मन में कुछ द्वेष था, लेकिन जब वह साहनी की तरफ देखता है तो साहनी जो है वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी, और शेरा इसको देखकर विचलित हो जाता है और वह सोचता है कि आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। साहजी की बात तो साहजी के साथ चली गई क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, वह साहनी को इस कड़ी परिस्थिति में जरूर बचाएगा, ऐसा वह सोचता है। लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। वह साहनी को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो मैं तुमको घर तक छोड़ाता हूँ। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उनके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर। मतलब वह रात को अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा करता है कि वह साहनी को मार देगा और उस हवेली में जितना भी सोना चांदी की संदूकचियाँ का मतलब होता है, जितने भी सोने और चांदी के पेटी हैं उनको लेकर वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जब वह साहनी की तरफ देखता है कि साहनी बचपन में जब दूध उसको पिलाया करती थी, उस समय जब शाहजी उसको डांटा करते थे, तो वह सोचती है कि शाहजी के साथ जो मेरा द्वेष था वो द्वेष शाहजी के साथ चला गया, मैं साहनी को ज़रूर बताऊंगा। और वह साहनी को कहता है कि चल मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। और जब साहनी उठ खड़ी होती है और आगे चलती है तो साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा होता है और वह संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है और वह अपनी साथियों की बातें उसके काने में गूंज रही है कि पर क्या होगा साहनी को मारकर। मतलब रात को जो उसने सलाह मशवरा किया था वही बातें उसके दोस्तों की, उसके साथियों की अभी भी उसके दिमाग में घूम रही है। लेकिन वह सोचता है कि क्या मिलेगा मुझे साहनी को मारकर। साहनी, हाँ शेरे। वह फिर पुकारता है, साहनी को बोलता है साहनी, तो साहनी बोलती है हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शेरा मन ही मन सोचता है कि आने वाला जो खतरा है उसकी कुछ बातें वह साहनी को बताना चाहता था, लेकिन वह सोचता है कि वह कैसे कहे। साहनी ने फिर सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, आग लग गई। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते जो हैं वे सब के सब वही हैं। फिर वह चलते चलते हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं चला। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से समझते हुए चलिए। मैं एक एक शब्दों का अर्थ तो आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, और जब पाठ जैसे जैसे समाप्त होगा आपको पूरा कहानी का आउटलाइन समझ आ जाएगा, पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब वह हवेली आ जाता है, मैं आपको लोकल लैंग्वेज में भी तो समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है वो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो अभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो वह हवेली आ जाता है और साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। ड्योढ़ी का मतलब होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा जिसको गेट हम लोग कहते हैं। तो ड्योढ़ी एक उर्दू भाषा का शब्द है और इसको हिंदी में दरवाज़ा कहते हैं। तो साहनी ने शून्य मन से दरवाजे में कदम रखा, गेट पर कदम रखा। शेरा कब लौट गया, मतलब शेरा उसको वहाँ पहुँचा कर कब वापस लौट गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर भी आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर वह चौंक उठी। मतलब वह उस जगह से जब वह रूम में प्रवेश कर गई तो वह दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बाद वह उठ ही नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि वह शाहजी के घर की मालकिन है, लेकिन नहीं, उसके मन से आज यह मोह नहीं हट रहा था, जैसे उसके मन में पत्थर हो गया हो। पड़े पड़े सांझ हो गया था, दोपहर चला गया था, लेकिन फिर भी वह उठने की बात नहीं सोच रही थी। फिर अचानक उसको रसूली की आवाज़ सुनाई पड़ी और वह उसको सुनकर चौंक उठी। रसूली बोलते हुए आई, साहनी साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सवाए और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। मतलब अब वहाँ के जो लोग थे जो वहाँ से जाना चाहते थे उनको लेने के लिए ट्रकें आ रही थी। अब उन सभी को अपना घर, अपना वह जो बचपन का जगह है, जो अपना परिवेश का जगह है, उसको छोड़कर उनको जाना था। तो वह इस चीज़ को सोचते हुए कहते हैं कि आज तक ऐसा ना हुआ, ये कैसा गजब हो गया है, ये कैसा अंधेर पड़ गया है, वो ऐसी बातों को कहती है। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने सने सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी ना सोचा था। साहनी क्या कहे, उसी ने ऐसा कब सोचा था। मतलब जो बीबी उसे कहती है कि हमने तो कभी ना सोचा था ऐसा कि इस तरह से बंटवारा हो जाएगा, हम लोगों को यह जगह छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो साहनी सोचती है, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि साहनी क्या इसमें करे, क्या साहनी ने कभी ऐसा सोचा था कि आगे जाकर ऐसा होगा। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा है।
मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। मतलब ड्योढ़ी न लांघ सकी का मतलब है दरवाज़ा न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? वह नीचे आकर दरवाजे तो नहीं लांघ सकी, लेकिन अंदर से पूछी कि कौन है वहाँ, कौन है? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं। असामिया का मतलब होता है वैसी ज़मीन जिसको वह खेती करने के लिए लगान पर लेती है। तो उसके पास बहुत सारी खेती करने वाली ज़मीन थी, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा था। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी की मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नु ऐही मंजूरी सी। मतलब वो गला साफ करते हुए कहता है कि रब नु ऐही मंजूरी सी, मतलब भगवान हमारे लिए ऐसा ही करना चाहते हैं। भगवान हम लोगों के लिए ऐसा ही करना चाहते हैं, हम लोगों को यहाँ से भेजना चाहते हैं। रब की ऐसी ही मंजूरी है। वह पंजाबी में इस शब्द को बोलते हुए साहनी से बातचीत शुरू करता है। साहनी के जो कदम थे वे डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का जो है वो बदल गया है। साहनी सोचती है कि क्या इसी दिन के लिए साहजी मुझे छोड़ गए थे। और उस बेजान सी साहनी को देखकर वो जो बेगू है वो सोच रहा था कि क्या गुजर रही है साहनी पर, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है, अब हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। मतलब उस महेली जो उनकी बड़ी हवेली थी उसको लूटने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ नहीं जानती थी, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। ये सिक्का बदल गया पाठ का ही नाम है और इसका बार बार इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वह सब कुछ जानती थी कि जिस जगह को सलाह मशवरा करने के लिए साहजी ने उसके बेटे की शादी में बनवाया था, उस जगह पे ही उनके हवेली को लूटने का भी सलाह मशवरा बनाया गया था। वह यह सभी बात जानती थी, वह सब कुछ जानती थी, लेकिन वह जानकर भी अनजान बनी रही क्योंकि वह किसी से बैर नहीं लेना चाहती थी। उसने किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन बूढ़ी सानी जो थी वह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब ये सब कुछ जाने वाला है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। मतलब दरवाजे पर खड़ी एक निर्जीव छाया को, निर्जीव छाया का मतलब क्या है, साहनी को दरवाजे पर खड़ा देखकर वहीं ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये वही साहनी है जिसके पति साहजी दरिया के किनारे मतलब नदी के किनारे उसके लिए खेमे लगवा दिया करते थे। खेमे का मतलब होता है शिविर लगवा दिया करते थे रहने के लिए। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। आपको पता है मुँह दिखाई की रस्म में सभी व्यक्ति किसी न किसी को कुछ दिया करते हैं उपहार स्वरूप। तो उसको याद आता है कि यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे उसकी मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्वंटा से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देने पड़ेंगे। लीग का मतलब होता है मुस्लिम लीग। जब वह मुस्लिम लीग के सिलसिले में आया था तो उसने बड़ी उद्वंडता स्वर से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देने पड़ेंगे। मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद, ये भी एक उर्दू भाषा का शब्द है। तो वो कहता है उद्वंडता से कि यहाँ मस्जिद बनेगी, उसके लिए तुमको 300 रुपये देने पड़ेंगे। आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत में मस्जिद या फिर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है तो उसके लिए समाज से चंदा कैलकुलेट किया जाता है, चंदा मांगा जाता है। तो उस मस्जिद को बनाने के लिए सभी लोगों से 300 रुपये लिए गए थे। तो उसी लिए वह 300 रुपये लेने आया था और बोला था 300 रुपये देने पड़ेंगे। और साहनी ने उसे अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये उसके आगे रख दिए थे। और आज वह उसको इस स्थिति में देखकर वह खुद ठिठक गया था। साहनी
दाऊद खां ने आवाज़ दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। मतलब वो जो थानेदार होता है सैयद खां, वो क्या करता है, ड्योढ़ी के निकट जाकर, मतलब दरवाजे के निकट जाकर साहनी से बोलता है, बिल्कुल धीरे से बोलता है कि कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है। मतलब वो कहता है कि कुछ साथ रखना हो तो तुम रख लो, तुमने कुछ साथ बांध लिया है या नहीं। मतलब सोना चांदी की वो बात करता है कि कुछ सोना चांदी तुमने ले जाने के लिए बांध लिया साथ में, ऐसा वो कहता है। साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान जो थे, जो थानेदार थे, वे लज्जित सा हो गए जब उन्होंने सोचा, इस बात को सुना कि ये सोना चांदी तो बच्चों के लिए है, तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो इस जमीन में बिछा है, इस मातृभूमि में बिछा है। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। लेकिन फिर से वह लज्जित होकर भी बोलता है कि साहनी, तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कुछ होना जरूरी है। तुम सोना चांदी नहीं तो कम से कम नकदी ही रख लो, कुछ पैसे ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। फिर साहनी कहती है, वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी, रोते हुए हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां जो है वो बिल्कुल ही निरुत्तर है, अब वो कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते थे। फिर भी उन्होंने साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। वह साहनी को कहता है कि वक्त जो है वो बदल सकता है। तो साहनी बिल्कुल ही आंखों से गीली आंखों से हंस पड़ती है और कहती है, दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। तो दाऊद खां इस बात पर कुछ नहीं बोल सके, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस करके बोला कि साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। तो फिर साहनी बोली, नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रूंध गया, नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। फिर वह कहता है कि मुझे इस जगह की नकदी प्यारी नहीं, इस हवेली की नकदी, इस जगह की नकदी इस यहीं रहेगी, इस घर की नकदी। शेरा आन खड़ा हुआ पास, मतलब फिर शेरा पास में आया। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देरी हो रही है। उसको ऐसा लगा कि हो न हो ये दाऊद खां जो है कुछ न कुछ मार रहा है साहनी से, मतलब कुछ न कुछ साहनी से मतलब मांगने की कोशिश कर रहा है, उससे लपटने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ सोना चांदी मांगने की कोशिश कर रहा है, ऐसा शेरा सोचता है। और फिर शेरा बोलता है, खां साहब, देरी हो रही है। वह बोलता है। साहनी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे दे, आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए, नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, साहनी के जैसे कानों में यह गूंज हो रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। वह कहती है कि देर हो रही है, उसके मन में बार बार ये बात गूंजती है, और वह रोते हुए कहती है कि वह शान से निकलेगी इस घर से, जिस घर में वह रानी बनकर आई थी। अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई, मतलब उस घर के दरवाजे से बाहर हो गई। जो बड़ी बूढ़ियाँ थी वो रो पड़ी, उनके सुख दुख की साथीन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ बता दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले और सिक्का बदल गया। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा जब वह घर से बाहर जाने लगी, उस घर को छोड़कर जाने लगी। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार फिर घूमकर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। वह ऐसा सोचने लगी, जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चूं पड़ी। मतलब जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो उसके आंखें से कुछ आंसू की बूंदें नीचे गिर पड़ी। चूं पड़ी का मतलब है उसके आंख से आंसुओं की कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ी, वहीं दरवाजे के पास।
साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मर्द सब उसके पीछे पीछे चल दिए। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला और साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली शीश झूठी नहीं हो सकती। तो जो इस्माइल होता है, जो दाऊद का मतलब सभी लोग आकर यहाँ ट्रक पर बैठ जाते हैं और ट्रक पर बैठने के बाद जो दाऊद का होता है वो ट्रक का दरवाज़ा खोलकर ट्रक को आगे बढ़ाने लगता है, चलाने लगता है और साहनी भी ट्रक पर बैठकर आगे बढ़ जाती है। तो इस्माइल आगे बढ़कर भारी आवाज़ में कहता है कि साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुँह से निकली शीश झूठी नहीं हो सकती। शीश का मतलब होता है आशीष या फिर आशीर्वाद, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में आशीर्वाद कहते हैं। तो उसको कहता है तुम्हारे मुंह से निकली आशीर्वाद जो है वो झूठी नहीं हो सकती, इसलिए तुम कुछ आशीर्वाद दो। वह अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साफे पगड़ी का जो बचा हुआ पोर्शन होता है, पगड़ी का जो बचा हुआ कपड़ा जो नीचे की ओर लटका हुआ रहता है, उसे साफे कहा जाता है। तो वह अपने पगड़ी के कपड़े से उसने अपनी आंखों का पानी पोंछ लिया, अपने आंसुओं को पोंछ लिया और साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। मतलब वह पंजाबी में कहती है कि रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, रब तुम्हें हमेशा सलामत रखे और तुम्हें खुशियाँ बख्शे, मतलब तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसा वह आशीर्वाद देती है। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। आज शेरे को उनकी अंतर्गत भावों का पता चला और शेरा भी आगे बढ़कर साहनी के पैर छूता है। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना, ओ चांद तेरे भाग जागे। मतलब है शेरे को कहता है, जब शेरा उसके पैर को छूता है तो अपने कांपते हुए हाथों को शेरे के सिर पे रखकर कहती है कि ओ चांद तेरे भाग जागे, ओ मेरे चांद तुम्हारे भाग इतने जागे कि तुम आगे विकास कर सको, ऐसा वह कहती है। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगीं और ट्रक चल पड़ी। फिर दाऊद खां ने हाथ से संकेत किया कि चलो अब चलने का समय हो गया। तो कुछ बड़ी बूढ़ियां ने साहनी के पैर छुए, उनके गले लगी और उसके बाद ट्रक जो है वो चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। मतलब वो सब कुछ जो उसकी स्मृतियां थी वो सब कुछ उनकी आंखों में घूम रही थी, उनके दिमाग में घूम रही थी साहनी की। कुछ पता नहीं ट्रक चल पड़ रही है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी, मल में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठाने रखते, वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। मैं तो वही छोड़ आई हूँ। और साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। ये बातें सोचते सोचते साहजी की जो पत्नी साहनी थी उसकी आंखें और भी आंसुओं से भर गई और गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। मतलब अब उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, सिक्का बदल रहा था। जब विभाजन हो गया था तब उनको अपने उसी जगह को जो उनका पैतृक था, जो उनके पूर्वजों का संपत्ति था, जहां उन्होंने अपनी बचपन बिताई थी, उस जगह को छोड़कर उन्हें वहां से जाना पड़ा। तो इस तरह से ये पीड़ादायक कहानी है। और सेम ऐसा ही कहानी अगर आपने मिल्खा सिंह के स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा तो सेम ऐसा ही कहानी मिल्खा सिंह का भी था। जो एक मिल्खा सिंह आपको पता है आर्मी के जवान में लगे थे और आर्मी के जवान में लगने के बाद वे एक रेसर भी बने थे। मतलब मिल्खा सिंह ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े थे दौड़ के प्रतियोगिता में। तो मिल्खा सिंह की कहानी जैसी ये कहानी थी, ये मुझे अभी याद आ गया मिल्खा सिंह की कहानी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मिल्खा सिंह पे भाग मिल्खा भाग एक मूवी भी बनी है। उस मूवी का स्टोरी भी सिर्फ ये जो सिक्का बदल गया कहानी मैंने आपको पढ़ाया, सिर्फ इसी कहानी की तरह भी भाग मिल्खा भाग मूवी की भी स्टोरी है, मतलब मूवी की भी कहानी है। इसलिए अगर आपको टाइम मिले तो एक बार आप भाग मिल्खा भाग मूवी को ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही मोटिवेट करने वाला मूवी है।
तो इस तरह से मैंने ये पूरे पाठ को बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया, एक एक शब्दों का हिंदी अर्थ करके समझाया जो शब्द उर्दू या फिर पंजाबी भाषा में थे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इट पास से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। आपको यह क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ कमी लगी तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। और मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने क्लासमेट्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरे पास क्लास 11th के और अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें और जैसे ही क्लास 11th का हिंदी समाप्त हो मैं दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल शुरू से पढ़ा सकूँ। और यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है और उसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो अगर आपको ये कहानी थोड़ा बहुत भी कम समझ में आया होगा तो एक बार इसके पीडीएफ को पढ़िएगा, ये कहानी का जो स्टोरी है वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट आउटलाइन बन जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको पता है सभी फ्री पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं आप सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें, और अब आप सभी से मिलते हैं सिक्का बदल गया इसी पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो में।